तो आज हमारे एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3 का पार्ट बी की यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर है, जिसको पढ़ने के बाद हम मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप थोड़ा सा देख लीजिए। 2 नंबर में यदि पूछे कि माइकोलॉजी क्या होती है, कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद। कवक में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है, आपको इसका भी आंसर मिलेगा। फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, नॉस्टॉक एनाबीना के बारे में आप समझ जाएंगे आज के लेक्चर से। वाटर ब्लूम क्या होता है, यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, 7 मार्कर, कवक की संरचना विशेषताएं, कवक लाभ हानियां, ठीक है, कृषि और उद्योगों में शैवाल के महत्व, नीलहरित शैवाल की उपयोगिता, इन सब के आपको आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। यदि अपन 10 मार्कर की बात करें, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। 10 मार्कर आप देख लीजिए जो आपको यहाँ से आंसर मिलने वाले हैं आज। कवक और शैवाल का तुलनात्मक अध्ययन, कवक का महत्व, चाहे वो पर्यावरण हो, कृषि और चिकित्सा में कवक का क्या महत्व है, आपको मिल जाएगा आंसर। शैवाल के आर्थिक महत्व, उसके दुष्प्रभाव का भी आलोचनात्मक वर्णन करना है। कवक और शैवाल की जो जैव विविधता है या पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारा, यानी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में कवक और शैवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट है, उस कथन को आपको व्याख्या करना है। यानी फिर से समझिए, आपको कहे कि जो आपकी एल्गी है और जो आपकी फंजाई है, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी और इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करिए तो आपको इसका भी आंसर बन जाएगा। कवक और शैवाल की संरचना, उनका वर्गीकरण और उपयोगिता का विस्तृत वर्णन, ये सारे आंसर आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए उपयोगी रहने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस में, जो टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव। आप देखोगे यूनिट 1 में पेपर 3 में सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव में हम पढ़ेंगे कवक और शैवाल। बैक्टीरिया हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले का लेक्चर आप देखिएगा। यहाँ पे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप मीडियम कोई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कवक और शैवाल पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको एक बेसिक डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि कवक और शैवाल होते क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप इस फोटो को देखिए, इस तरह का आपने काई देखा होगा, जिसको आप काई भी बोल सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इसको देखिए आपने पानी के सोर्स के आसपास देखा होगा, इस तरीके का ग्रीन ग्रीन रहता है, इसको शैवाल या एल्गी कहते हैं। और इस तरह के आपने देखा होगा कई बार, जिसको आपने सुना होगा कुकुरमुत्ता बोलते हैं, इसको कवक बोलते हैं। तो एक कवक है, आपने देखा होगा आप पुराने जो लकड़ी वकड़ी पड़ी है उसमें उग जाते हैं, गंदी जगह जहाँ होती है वहां पे निकल आते हैं, कवक फंजाई बोल सकते हैं आप इसको, या आप मशरूम बोल सकते हो, कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं कहीं कहीं मशरूम। ये कवक होता है और ये एल्गी होती है जो इस तरीके की काई है, ठीक है। इस फोटो को भी देख लो, ये आपने कुकुरमुत्ता देखे होंगे, इसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं। और इस तरह से ग्रीन ग्रीन आपने एल्गी देखी होगी। तो एक तरफ शैवाल है जो ग्रीन है, और ये आपका मशरूम या कवक भी बोल सकते हो आप। एक फोटो यहाँ देख लीजिए, कुकुरमुत्ता बोल दो, इसको मशरूम बोल दो आप, इसको फंजाई, और इस ग्रीन ग्रीन कलर का आप देखोगे इसको एल्गी बोलते हैं। एक फोटो ये भी है आपका, ग्रीन क्या है, एल्गी, और ये क्या है, कुकुरमुत्ता या फंजाई। तो अब आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एल्गी कैसी दिखती है और फंजाई कैसी दिखती है। तो अब हम मेंस के लिए पढ़ने वाले हैं कि एल्गी और फंजाई के संबंध में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप कवक, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है प्री के लिए और मेंस के लिए। सबसे पहले पी ए, माइकल को माइकोलॉजी का जनक, तो माइकल माइकोलॉजी, माइकल को क्या है, माइकोलॉजी का जनक। भारत में कवक विज्ञान के जनक मुंडकर और बटलर को माना जाता है। कवक कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, जल में, स्थल में और वायु में सर्वव्यापी पाए जाते हैं। वाटर, लैंड और एयर, आपको ध्यान रखना है। कवक की संरचना से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कवक कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव। अपन ने बैक्टीरिया भी पढ़ा था, ठीक है, एक कोशिकीय। ये क्या है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है और एक कोशिकीय। जो कवक कैसा हो सकता है आपका, कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय यूकार्योटिक है, जबकि बैक्टीरिया हमने कैसा पढ़ा था पिछले लेक्चर में, प्रोकार्योटिक।
तो एक कौन सा यूकारियोटिक। यूकारियोटिक का मतलब होता है थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। प्रोकारियोटिक होते हैं जो कम डेवलप उनकी सेल होती है, न्यूक्लियस होता है। तो यूकारियोटिक यानी डेवलप हो गया थोड़ा सा, पौधा तो नहीं बना लेकिन उस ओर बढ़ रहा है। तो एक कोषीय या बहुकोषीय और यूकारियोटिक आपको ध्यान रखना है। पहली विशेषता किसकी, संरचना फंजाई की पढ़ रहे हो आप। इसका एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसकी जो भित्ति होती है, जो इसकी सेल वाल होती है कवक की, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपकी फंजाई है उसकी सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसका शरीर जो होता है थैलमस प्रकार का होता है, मुलायम होता है, थैलमस प्रकार का होता है इसको। तो तीन विशेषताएं, एक कोष की, बहुकोष की, यूकारियोटिक, काइटिन और थैलमस प्रकार का, इतनी चीजें आपको यहाँ से। अगली विशेषता है कि इसमें जड़, तना और पत्ती अनुपस्थित होती है। यानी आप ये नहीं देख सकते कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीव्स इसकी कहाँ है। जैसे आपने वो कुकुरमुत्ता देखा इस तरह का था, तो इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिखाएगा कि इसमें कहीं जड़ें भी हैं, सब एक जैसे मिक्स रहेगा थैलमस। तो जड़, तना और पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। इसमें संवहन यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जब जड़, तना, पत्ती नहीं है तो इसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं हो। तो कवक की विशेषता लिखने को कहोगे तो यही लिखना है कि जड़, तना, पत्तियों का स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अनुपस्थित रहती हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होंगे। क्लोरोफिल भी नहीं होगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्वयं भोजन नहीं बना पाएगा। यानी क्लोरोफिल होता तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करना मृतजीवी, परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहना अपने भोजन के लिए, सहजीवी यानी कुछ जीवों के साथ मिलकर अपने भोजन को प्राप्त करने को सहजीविता कहते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिए। संचित भोजन ग्लाइकोजन एक बहुत महत्वपूर्ण है, स्टोर्ड फूड इन ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में भी, तो आपको ध्यान रखना है। भोजन कहाँ रखेंगे, ग्लाइकोजन में रखेंगे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ लिया, कवक की विशेषताएं पढ़ ली, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देख लिया। अब हम देखेंगे क्या इसका महत्व क्या है। तो पहला महत्व यदि आप देखोगे तो हम लाभकारी महत्व देखें, इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो भोजन के रूप में हम मशरूम की सब्जी खाते हैं, आपको ने सुना होगा आजकल मशरूम मिलता भी है मार्केट में, तो मशरूम मतलब भोजन के रूप में। कवक जो है प्रोटीन और विटामिन इसमें पाए जाते हैं, इसी के लिए रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन। पेनिसिलियम आपने नाम सुना से, पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक बनता है, यानी आपको याद रखना है जो एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक, वो कवक से ही बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोजन के रूप में प्रोटीन और विटामिन से रिच होता है, इससे एंटीबायोटिक भी बनते हैं। कवक जो है ह्यूमस निर्माण और मृदा की ओर बढ़ता है, यानी जिस मृदा में निकला है जब वो वहां पे डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आगे चल के वो उर्वरता के रूप में मिट्टी को सहायक भी करेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो की पॉइंट क्या मिला, भोजन प्रोटीन विटामिन के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में यानी एंटीबायोटिक के रूप में, और सॉइल की क्या करेगा, फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा। इतनी चीजें आप याद रखिए। कवक से कुछ नुकसान भी होते हैं, आपको ये भी देखना है हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों को सड़ा देता, सड़न पैदा कर देता है, ठीक है। जहाँ पे ये वैसे भी ये देखोगे आप गंदी जगह में होता है तो सड़न पैदा करता है। मनुष्य और पौधों के लिए रोग भी उत्पन्न कर सकता है, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, ये हानिकारक प्रभाव है। अब यदि जब आपने बोले हैं तो एक दो रोग के एग्जाम्पल लिख दोगे तो और बेहतर हो जाएगा। इससे अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, खाज वगैरह हो सकती है, जिंग वार्म जिस पर आप बोलते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग भी कवक की वजह से होता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अस्थमा हो गया, खाज खुजली, रिंग वार्म वगैरह। टिक्का रोग मूंगफली में यदि आए कि टिक्का रोग कहाँ है तो मूंगफली में होता है। और गन्ने का रेड रॉट, इसको भी आपको याद रखना, रेड रॉट रोग जो गन्ने के लिए है, इसको आप ध्यान रखिए, इसी कवक की वजह से होता है। और यदि आप देखना चाहो तो किस कवक से होता है तो नाम याद रखना, तो मेंस के लिए नहीं प्री के लिए आप याद रख सकते हो कि कौन से रोग के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। तो कवक का बेसिक हमने पढ़ लिया, जो आपको प्री मेंस दोनों में आ सकता है। हमने क्या पढ़ी, इसकी संरचना पढ़ लिया, इसका लाभ पढ़ लिए या उपयोग भी आप बोल सकते हो, और इसके नुकसान भी पढ़ लिए। बेसिक हो गया आपका संरचना। इसी प्रकार अब हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल या एल्गी। एल्गी क्या है, शैवाल का अर्थ है समुद्री घास या सीवीड्स होता है एक तरीके का शैवाल। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, आपको याद रखना है। फाइकोलॉजी के जनक यदि पूछा जाए तो फ्रिट्स, आपको इनका भी नाम आपको याद रखना है, एटलीस्ट प्री के लिए आप याद रख सकते हो, ठीक। तो फाइकोलॉजी के जनक फ्रिट्स। अब जैसे हमने कवक की संरचना पढ़ी थी, इसी प्रकार शैवाल की भी संरचना पढ़ते हैं। तो अधिकांश शैवाल कैसे होंगे, यूकारियोटिक, ठीक है, यानी डेवलप हो जाएंगे।
नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। अधिकांश शब्द लिखा है, ए नहीं लिखा, ऑल शब्द नहीं लिखा, ऑल एल्गी नहीं लिखा, क्या लिखा, मोस्ट एल्गी। यूकारियोटिक है और कुछ प्रोकैरियोटिक है। यूकारियोटिक प्रोकैरियोटिक जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझो, जो शुरुआती सेल थी, शुरुआती वो कम डेवलप थी तो उनको प्रोकैरियोटिक बोल दिया, जो बाद में बनी वो डेवलप हो गई तो यूकारियोटिक है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है, आपको इसको भी ध्यान रखना है कि शैवाल की कोशिका भित्ति कैसे बनी है, सेलुलोज से बनी होती है। शरीर जो है थैलस प्रकार की संरचना होती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल होता है। तो क्या विशेषताएं हुई, समानता यूकारियोटिक, जबकि इनमें से ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल इनकी काहे की बनी है, सेलुलोज से बनी है। शरीर थैलस और क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब क्लोरोफिल होगा तो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, और ये जलीय होता है, जल या जल के आसपास के क्षेत्रों में ही आपको दिखाई देगा। नमी होगा तभी आपको शैवाल मिलेगी, बिना नमी के शैवाल नहीं हो तो जलीय होते हैं। शैवाल के थोड़ा कलर पिगमेंट्स के बारे में देखते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ठीक है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन, इनको आपको ध्यान रखना है। इनके क्या है, पिगमेंट की बात हो रही है। अब वैसे कभी प्री में पूछा जाए कि शैवालों में पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो 3 पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल में 3 प्रकार के, चार प्रकार 5 प्रकार जो भी है, ए बी सी डी आप याद रख सकते हो। तो एक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, दूसरा पिगमेंट क्या होता है शैवाल में, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, और तीसरा जो पिगमेंट है शैवाल में फाइकोबिलिन होता है। तो ये पिगमेंट आप तीनों प्री के लिए याद रखो, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन। शैवाल का वर्गीकरण देख लो आप कलर के हिसाब से, लाल, भूरे और हरे। तो लाल वाले क्या है, रोडोफाइटा बोलते हैं इनको, भूरे वाले फियोफाइटा बोलते हैं, और क्लोरोफाइटा हो जाएंगे आपके हरे वाले। तो शैवाल की क्लासिफिकेशन हो गए 3, कौन को पिगमेंट भी हो गए 3 और क्लासिफिकेशन भी हो गए 3, इनको भी याद रखो। तो रोडोफाइटा लाल वाला, फियोफाइटा ब्राउन और क्लोरोफाइटा ग्रीन। तो क्या क्या आपने देख लिया शैवाल में, शैवाल के पिगमेंट क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन। बिल्कुल आपको 3 पिगमेंट याद रखना है और 3 इसके वर्गीकरण याद रखना है, रोडो, फियोटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि शैवाल का उपयोग क्या है, यहां से भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो आप फूड, भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हो। एक शब्द सुने होगा अगर अगर, यानी अगर अगर जो शैवाल है, अगर अगर जो है वो भी शैवाल से, लाल शैवाल से प्राप्त होता है, तो भोजन के रूप में, ठीक है। अगर अगर भी जो यूज करते हो आप शैवाल से ही मिलेगा। लेमिनेरिया आयोडीन का स्रोत है, जो आयोडीन आपको चाहिए तो आप क्या यूज करो, लेमिनेरिया शैवाल। नॉस्टोक और एनाबीना, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मल्टीपल चॉइस में कभी पूछे कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन से करते हैं, तो नॉस्टोक और एनाबीना। हम क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग पढ़ रहे हैं भोजन के रूप में। साथ में से अगर अगर मिलता है, आयोडीन के स्रोत भी हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में भी सहायक है। तो लाभदायक आपको मालूम होना चाहिए शैवाल। फिर से आप देख लो, भोजन, अगर अगर, आयोडीन स्रोत, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है शैवाल। इसके कुछ नुकसान भी है। आपने देखा होगा वाटर ब्लूम की घटना, जैसे कोई जल स्रोत है, कोई नाला है, तालाब है, कोई झील है, आपने देखा होगा एकदम उसमें ग्रीन ग्रीन छाया रहता है, ग्रीनरीज कुछ उसमें दिखाई, पूरा पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन परत रहती है, वो क्या होती है, शैवाल होती है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो बीओडी है वो कम होती जाती है, सीओडी बढ़ जाती है, हम देखेंगे बाद में टर्म। यानी इतनी ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है कि सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी, तो उसके जीव जंतु मरने लगेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस पानी में, तो सड़न पैदा हो जाती है। तो जैसे वाटर ब्लूम क्या है, जो तालाब हो गया, आपकी झील हो गई, उसमें अत्यधिक शैवाल का उत्पन्न होना, शैवाल का प्रस्फुटन होना, जिससे वहां पे पानी में सड़न पैदा हो जाती है और जीव जंतु मर जाते हैं। आपने जैसे दिल्ली में यमुना की इशू देखे होंगे, या बड़े बड़े जो शहरों के आसपास के जो जल स्रोत होते हैं उनमें वाटर ब्लूम की समस्या आप देख सकते हैं। आप गूगल में फोटो भी सर्च करोगे तो आपको
वाटर ब्लूम दिख जाएगा। चलो एक फोटो में दिखा देता हूँ आपको वाटर ब्लूम की। आप इस फोटो को देखो, ये देखो आपको जल स्रोत दिख रहा होगा। जल स्रोत में कितनी ग्रीनरी है। ये ग्रीनरी क्या है, पूरे पानी को इसने ढक रखा है। जब पानी ढक जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए नीचे लाइट भी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और यहाँ पे इस पानी में सड़न पैदा हो जाएगी। तो इसको आप इमेज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपने वाटर ब्लूम देख लिया जो कि हार्मफुल इफेक्ट है। जल में प्रकाश प्रवेश कम होगा। हाँ, जब ऊपर पूरी परत छाई हुई है तो नीचे सनलाइट नहीं जाएगी। जब सनलाइट नहीं जाएगी तो जो पौधे से भोजन बनाने वाले जीव हैं वो क्या है, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इससे क्या होगा, जो जलीय जीव है वो मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। जब मरेंगे तो उसी के अंदर सड़ जाएंगे, सड़न से और ज्यादा बदबू आएगी और पानी प्रदूषित होता जाएगा। कुछ शैवाल विषैले भी होते हैं, भी हानिकारक प्रभाव है। जल पाइपलाइनों में यदि पड़ गए तो पाइपलाइनों में अवरुद्ध हो जाएगा और जल के बहाव को रोक देंगे। तो इस तरह से क्या है, शैवाल के हानिकारक प्रभाव हुए। तो अब आप यहाँ देखिए, जो हमने शुरू में क्वेश्चन डिस्कस किए थे मेंस के, उनके आपको आंसर अब मिल गए होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका मिल गया, वाटर ब्लूम क्या होता है। हमने एक पढ़ा नॉस्टेक और एनाबीना का कृषि में क्या महत्व है। तो मैंने आपको बताया नोट्स में क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये सब आंसर आपको तभी बनेंगे जब आपने इसको ठीक से। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। आप हमने इसको भी पढ़ा है। आप बाकी देख लीजिए, इनका देख लीजिए। शैवालों की संरचना हमने पढ़ ली, शैवाल की संरचना और वर्गीकरण पढ़ लिया। 3 प्रकार का हमने वर्गीकरण किया था इनका, ठीक है। संरचना भी देख ली, कैसे बने होता है, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, ओके। क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सब संरचना में आप लिख सकते हो। इनका महत्व भी देख लिया, इनके फायदे भी देख लिए। नील हरित शैवाल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। पर्यावरण वाले पोर्शन में और थोड़ा डिटेल भी पढ़ सकते हो आप इसको। तो क्या क्या आप देखोगे, कवक के बारे में भी हमने पढ़ लिया, शैवाल के। यदि इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन लिखना हो तो जब आपको दोनों के बारे में मालूम है तो आप लिख सकते हो। तो हमने इतनी चीजें पढ़ ली, माइकोलॉजी पढ़ लिया, फाइकोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है। फंजाई की सेल वाल, एल्गी की सेल वाल सेलुलोज से बनी है, फंजाई की काइटिन से बनी है। फंजाई फूड रिजर्व, ग्लाइकोसिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, अगर अगर रेड एल्गी, एल्गी आयोडीन के सोर्स भी है, लेमिनेरिया। क्वेश्चन आते रहते हैं दोनों एग्जाम में, अगर अगर और लेमिनेरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉस्टोक, एनाबीना, आपका ये सब रिवीजन हो गया। इतनी चीजें हमने पढ़ी। वाटर ब्लूम क्या है, एक्सेस एल्गल ग्रोथ इन वाटर। ये सारी चीजें आपने पढ़ दी, तो ये आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है। तो आपको यदि ये उपयोगी लिख रहा है, लगा हो लेक्चर, तो हम अगले भी बनाएंगे आपको। आप इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसको अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस सिलेबस को। ओके, थैंक यू।